जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और अभी भी आप अपनी पढ़ाई में थोड़ी भी और सावधानी बरत रहे हैं या थोड़ा सा लेजी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप लोगों को तो सफलता पानी है। तो इसीलिए जो है तन मन धन से अपनी पढ़ाई में लग जाएं और आपकी सफलता तो तय है। तो चलिए, आज का जो आपका वीडियो होगा वह डॉज 23 का होगा। तो आज के वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स हैं इसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से है, तो वह आपका है इंडियन पॉलिटी से है, उसके बाद आपका करेंट अफेयर से है, इंडियन ज्योग्राफी से है, इंडियन इकोनॉमिक्स से जो है अदर टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में आज का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है तो वह कौन सा है, संघीय संसद। संघीय संसद में आपका जो है क्या इस टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें जो है आपका लोकसभा राज्यसभा जो है देखने को मिलेगा। ओके, वैसे संसद के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं या क्या इसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से जो है संसद के अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों जो होते हैं वो संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो राज्यसभा एवं लोकसभा। अगला टॉपिक आपका है कि भारत के न्यायवादी, महान न्यायवादी। तो भारत के महान न्यायवादी कौन होते हैं, तो भारत के प्रथम विधिवेता कहें या विधि अधिकारी कहें तो वह कौन होता है, महान न्यायवादी होता है। ओके, और यह जो होता है यह भारत सरकार की ओर से जो है कोई भी भारत सरकार के ऊपर या भारत सरकार के पक्ष को जो है कोर्ट में जो रखने का जो कार्य करता है न्यायालय में, तो वह कौन करता है, महान न्यायवादी करता है। एक तरफ से हम लोग कहें तो महान न्यायवादी जो होता है भारत सरकार का वकील होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है आपका कि भारत का नियंत्रक व लेखा परीक्षक। क्या है आपका अगला टॉपिक, भारत का नियंत्रक व लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक यहाँ पे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता ही है हर एग्जाम में। तो इस टॉपिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें यह देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के जितने भी आय और व्यय जो होते हैं, उसके बाद राज्य सरकार के जो आय व्यय होते हैं, तो उसका एक लेखा जोखा होता है। तो लेखा जोखा करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, तो वो भारत का नियंत्रक वो लेखा परीक्षक का, महालेखा परीक्षक का होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे और इसका जो व्याख्या है हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को देखेंगे इस टॉपिक में आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है भारत की संचित निधि। क्या है, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि में क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले इसकी व्याख्या जो हमारे संविधान में की गई है, अनुच्छेद 266 में जो है इसकी व्याख्या हमारे संविधान में की गई है। संचित निधि में जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो भारत की जनता की जो रुपया जो होते हैं, भारत की जनता की रुपया, भारत सरकार का जो एक राजकोष होता है जहाँ से संसद की अनुमति जब मिल जाती है कार्यपालिका को और वहाँ से धन आवंटित करते हैं, संसद धन आवंटित करते हैं कार्यपालिका को, और कार्यपालिका जो है देश के विकास में अलग अलग विभागों में जो है क्या करती हैं, वह जो है धन को खर्च करती हैं। तो वो कहाँ से करते हैं, तो वह संचित निधि से करते हैं। और संचित निधि से एक भी रुपया जो है बिना संसद के अनुमति से नहीं निकाल सकता है और इसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग जो है संचित निधि वाले टॉपिक में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके अगला टॉपिक है आपका कि भारत का आकस्मिकता निधि। ये भी जो है किससे संबंधित है, तो ये भी जो है आपके वित्त से ही संबंधित है।
जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि संचित निधि से कोई भी रुपया एक टका भी यदि सरकार निकालती है वहाँ से तो संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाल सकती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें भारत की आकस्मिकता निधि पर, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का यहाँ पे अधिकार होता है। ओके, जहाँ पे संचित निधि की बात करें तो संचित निधि में संसद की अनुमति के तत्पश्चात जो है कार्यपालिका वहाँ से धन निकालती है, उसके बाद खर्च करती है। वहीं आकस्मिकता निधि से क्या होता है कि राष्ट्रपति की जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक जो है एक भी रुपया आकस्मिकता निधि से नहीं निकाली जा सकती है, न ही खर्च की जा सकती है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि संचित निधि जब है ही तो आकस्मिकता निधि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि इसीलिए पड़ी कि कभी कभी क्या होता है कि देश में कभी आपातकाल लग गई, मान लीजिए कहीं राष्ट्रपति शासन है, कुछ इस तरह की कोई भी घटनाएं जब घटती है तो क्या होता है कि सदन का जो सत्र होता है या संसद का जो सत्र होता है वह नहीं बैठ पाती है। जब बैठेगी नहीं, सदन का सत्र बैठेगी नहीं तो फिर विधेयक पारित कैसे होगा? क्योंकि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक ला जाता है, उसके पारित होने के पश्चात ही जो धन निकलती है। तो जब सत्र होगा ही नहीं तो फिर विधेयक तो पारित होगा नहीं, तो इससे तो धन निकालना क्या हो जाता है, उस समय मुश्किल हो जाता है। मतलब एक तरह से क्या कि यहाँ से धन निकालना, किसी भी तरह से यहाँ से धन निकालना पॉसिबल नहीं रह जाता। तब एक ही उपाय खोजा गया या बनाया गया, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, वह आकस्मिकता निधि। जब इस तरह की घटनाएं जब भी घटेगी, जब सत्र नहीं बैठेगी, तब जो है राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिकता निधि से धन निकाली जाएगी। तो ये थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दिए। तो भारत की संचित निधि, भारत के आकस्मिकता निधि में मुख्य रूप से कहें तो मेन अंतर जो होता है यही होता है। अगले टॉपिक की बात करें तो संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन किस आधार पे होता है, तो इस टॉपिक में आप लोग यह देखेंगे। और भारत में जो है संविधान में संशोधन जो है मुख्य रूप से आर्टिकल 368 के तहत होता है। और इसमें आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कुछ विशेष बहुमत से होता है, कुछ साधारण बहुमत से होता है। क्या साधारण बहुमत से संविधान की संशोधन होता है? तो वैसे नहीं होता है। वैसे आप लोग जो है इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका है न्यायपालिका। तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकहरी न्यायपालिका है। तो इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ जो है देखने को मिलेंगे, न्यायपालिका के बारे में देखने को मिलेंगे कि एकहरी न्यायपालिका है तो सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके बाद हाईकोर्ट आ जाते हैं, उसके बाद जो भी हमारा सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को न्यायपालिका टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आज का आपका 7 टॉपिक्स। इंडियन पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग जो एक बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो सारे जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करूं करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर में आज आपको क्या करना है, बजट करना है। देखिए हम लोग नवंबर तक कल के वीडियो में जो हम लोग देख चुके थे, नवंबर 16 से मैं 30 नवंबर आप लोगों को बताए थे। 30 नवंबर तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो 30 नवंबर तक वहाँ तक तो आपको करना ही है। डेट वाइज डेट तो आप लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो है दिसंबर आएगी तब तो वो डेट वाइज डेट में कवर हो ही जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर उसके रिवीजन करेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आज आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक दिया जाए, तो मैं रिवीजन का नहीं रखी हूँ, बल्कि आज आप लोगों के लिए मैं क्या रखी हूँ, तो वो बजट। क्योंकि बजट से भी अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स टॉपिक में या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बात करें तो 50% रोल जो है वो आपका फिक्स क्वेश्चन का रहता है, 50% रोल जो हो आपका करंट अफेयर का रहता है। तो बजट से भी अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, चाहे वह आपका इंडियन बजट की बात करें व बिहार बजट की बात करें, तो दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको बिहार और इंडिया दोनों का जो है बजट टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स। बढ़ते हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की ओर।
इंडियन ज्योग्राफी में आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है, वह है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोगों को करना है। उसको सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक है आपका नदियों के किनारे प्रमुख शहर। थर्ड टॉपिक है आपका कि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य। फोर्थ टॉपिक आपका है कि भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों के लिए रहा इंडियन ज्योग्राफी में। अब बढ़ते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आज जो है आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेसम का नियम, उसके बाद है सेकेंड आपका मुद्रास्फीति, थर्ड है आपका स्टेट ड्यूटी, फोर्थ है आपका रिसेशन हो गया। उसके बाद कुछ जो है आज का आपका जो है इंडियन इकोनॉमिक्स में जो ऐसा टॉपिक ली हूँ जो कि एक शब्दावली है, जो मुख्य शब्दावली होता है, उससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो इकोनॉमिक्स का मुख्य शब्दावली होता है, जैसे कि रोबिन टैक्स क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, उसके बाद मुद्रास्फीति क्या होती है, स्टेट ड्यूटी क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका ग्रेसम का नियम किसे कहते हैं। तो ये सारे जो है आप लोगों को ये शब्दावली आप लोगों को जो है पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे बहुत सारे जो है इंडियन इकोनॉमिक्स के शब्दावली होते हैं, बट मैं यहाँ पे वही शब्दावली को ली हूँ जिससे कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आगे भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं वही सब जो है शब्दावली यहाँ पे छांट करके यहाँ पे ली हूँ। ओके, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स में ये रहा। तो आज के आपके डॉज में इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये 4 सब्जेक्ट से जो है आपको अदर टॉपिक्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस फैमिली सदस्य बनने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।